नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आज जिस सेक्शन पर आधारित जो न्यूज़ हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं वो है भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इस खंड से जुड़े हुए जो भी न्यूज़ हैं जो इस हफ्ते चर्चा में थे उन पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है, इन सभी टॉपिक पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटिल प्रेस्पा झील। ये झील क्यों चर्चा में है? इस समय खास तौर पे ये चर्चा का विषय बनी हुई है झील, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो ये प्रेस्पा झील है, ये दलदली झील में अब धीरे धीरे क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यानी अब ये झील नहीं बल्कि मार्शलैंड हो रही है। इसी कारण से ये चर्चा में है। तो देखेंगे इसके बारे में चर्चा में क्यों है। तो पहले हमने बताया कि पानी की कमी के कारण स्मॉल प्रेस्पा जो झील है ये क्या हो रही है, अब दलदली भूमि बनती जा रही है और इसी कारण से लिटिल प्रेस्पा झील ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसका नाम भी जो लिटिल प्रेस्पा झील पड़ रहा है वो इसी कारण से पड़ा है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो अल्बानिया जो देश है, जो ग्रीक है, यहाँ पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसका अधिकांश भाग अल्बानिया में है और यहाँ पर ख़ास तौर पे ये दलदल में परिवर्तित हो रहा है और ये अब झील जो है इस क्षेत्र में सूखते जा रही है। थोड़ा सा इस झील के बारे में देख लेते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। आखिर इसका विस्तार कहाँ पर है, तो ख़ास तौर पे ये दो देशों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। पहला, इस झील का जो अधिकांश भाग है वो अल्बानिया में है और इसका आंशिक जो भाग है वो ग्रीक में फैला हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका अधिकांश जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे क्या है कि अब दलदल में परिवर्तित हो रहा है। इसका दक्षिणी सिरा अल्बानिया में स्थित है। एक लंबी एवं सक्रिय ये झील है। इसके अलावा इस झील की जो औसत गहराई है वो 4 मीटर के आसपास है। इसे ग्रेट प्रेस्पा झील तंत्र का हिस्सा माना जाता है जो अल्बानिया, ग्रीस और मैसेडोनिया गणराज्य में फैला हुआ है। तो ये चर्चा का विषय बनी हुई है झील। तो ये हमने देखा। अगला जो टॉपिक है ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारत है उसको इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। इस कारण से ये चर्चा में है। इसके साथ अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब क्या है, तो ऊर्जा दक्षता पर अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी के द्वारा ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी IPEEC के रूप में भी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ तथ्य है। इसके अगर उद्देश्य की हम बात करें कि किस उद्देश्य से इस हब की स्थापना की गई है, तो देखिए, पहला जो उद्देश्य ये है ऊर्जा दक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिक जो दृश्यता है, पारदर्शिता है और मजबूत जो उपस्थिति है उसे दर्ज करना। अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके साथ जो सदस्य हैं उनके बीच में जो आपसी तालमेल है, जो सहयोग है उसे विकसित किया जाए। दुनिया के जो विभिन्न देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, निजी क्षेत्र के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है एवं सर्वोत्तम जो पद्धति हो सकती है, जो प्रथा हो सकती है, उसका साझाकरण करना एक मूल उद्देश्य है। इसके अलावा इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो यूरोपीय आयोग के जो डॉक्टर ट्यूडर कांस्टेंटिनोपुलू है, ये इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो सचिवालय है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कह सकते हैं, उसके तहत पेरिस में स्थित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में कुल 16 सदस्य देश शामिल हैं। इसी कारण से कहा जा रहा है कि इस बड़े हब में भारत अब शामिल हो गया। भारत में इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नामित किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है इसके बारे में। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण
अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी। इसका जो मूल उद्देश्य है, ये खास तौर पे एनर्जी कंजर्वेशन जो अधिनियम 2001 है, इसके प्रावधानों के अंतर्गत स्वनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, उनको विकसित करना और उनके विकास में सहायता प्रदान करना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए जो कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ये नामित उपभोक्ताओं, नामित जो एजेंसियां हैं और अन्य जो संगठन हैं, उनके साथ खास तौर पे समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है, इसके अंतर्गत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ये क्या करेगा, तो ये विनियामक और प्रचार कार्य भी करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है, ये हरिकेन मिल्टन है। ये जो हरिकेन है, ये जो चक्रवात है, ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, आखिर इसका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला है। तो हरिकेन जो मिल्टन है, ये अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा जो राज्य है, वहाँ पर सिएस्टा की जो सिटीज़ है, उसके तट पर खास तौर पे देखें तो इसका प्रभाव देखने को मिला है। वहीं तट पर ये टकराया है। इसे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में 24 घंटे में 16 इंच की बारिश दर्ज की गई है। देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर बारिश हुई है, क्योंकि जब चक्रवात आते हैं तो इसमें तीव्र वेग से हवाएं चलती हैं और मूसलाधार भारी मात्रा में बारिश होती है। ये जो रिकॉर्ड है, ये पिछले 1000 सालों में इस इलाके में होने वाली सबसे अधिक वर्षा है। आप सोचिए कितने पिछले समय से ये काउंट किया जा रहा आंकड़ा कि अभी तक ऐसी बारिश इस क्षेत्र में दर्ज नहीं की गई थी जो इस बार दर्ज की गई है। इस इलाके में 3 महीने की जो बारिश है, वो मात्र 3 घंटों में हो गई है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी मात्रा में बारिश हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा हरिकेन के बारे में देख लें। तो हरिकेन क्या है, एक क्षेत्रीय नाम है जो कि मूल रूप से देखेंगे तो ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है, खासतौर पे मैक्सिको जो गल्फ है या इधर अटलांटिक महासागर और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट वाला जो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र है, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है कि एक तरह का ये चक्रवात ही है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें तीव्र वेग से हवाएं चलती हैं, भारी मात्रा में बारिश होती है। इसके उत्पत्ति के स्थान के आधार पर क्या होता है कि इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो इंडियन ओशियन क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए मानचित्र है, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, इधर ये पूरा यूरोप है, ये एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जो चक्रवात हैं उनके ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है, इधर आप देखिए अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको एक स्थानीय नाम हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, इनके भी नाम स्थानीय नाम पे होते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया के पास आएंगे तो यहाँ भी चक्रवात को खास बिली विलेज के नाम से जाना जाता है। इधर साउथ चाइना सी और इधर वाला जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं इनको टाइफून कहते हैं। और ये हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आने वाले जो चक्रवात हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन सभी प्रकार के तूफानों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल लाइन है या जो इक्वेटर है उसके आसपास लगभग 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों हेमीस्फेयर में इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उष्णकटिबंध जो होते हैं, इनकी विशेषताओं में बात करें तो ये खास तौर पे जो जलीय क्षेत्र होते हैं, जो महासागर हैं, उसके पश्चिमी भाग में इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो अलग होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आएंगे तो इनकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर साउथ हेमीस्फीयर में आएंगे तो ये फिर क्या हो जाती है, ये क्लॉकवाइज हो जाती है। तो ये हमने इसकी बेसिक जानकारी देखी। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, इसे आप पहले से जानते होंगे। इसके अलावा जो चक्रवात हैं, इनके निर्माण के, इनके फॉर्मेशन के लिए जो महत्वपूर्ण जलवायु दशाएं हैं, जो कारक हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए, और ये सतत रूप से होना चाहिए,
कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तापमान तुरंत हुआ और फिर कम हो गया, तो वो चक्रवात वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता। मध्य क्षोभ मंडल में देखें तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए, उच्च नमी होनी चाहिए। हवा की औसत जो गति है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। घूर्णन आरंभ करने के लिए कोरियालिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है। ये देखिए कोरियालिस बल क्या होता है, ये आप साइंस में पहले से भी जानते होंगे। तो ये कोरियालिस बल महत्वपूर्ण है। और प्रारंभिक निम्न दाब लो प्रेशर बेल्ट होना अनिवार्य है। यह हमने देख लिया। अगला जो टॉपिक है ये है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। ये चर्चा में है, तो देखते हैं कि आखिर ये जो परिसर है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जो लोथल है वहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगर इसके बारे में हम देखें कि ये विरासत परिसर है क्या, तो गुजरात के लोथल में लगभग ये 400 एकड़ भूमि पर बना हुआ क्षेत्र है। इसका जो विकास है ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। खास तौर पे जो सागरमाला परियोजना है उसके तहत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये रेगुलेट किया जा रहा है, ये विकसित किया जा रहा है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक काल तक की भारत की जो समुद्री विरासत है, जो मेरीन हेरिटेज है, उसे प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए, अब चूंकि चर्चा लोथल की हुई है तो लोथल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो संबंध है गुजरात का जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात पोर्ट है, बंदरगाह शहर है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भोगवा नदी की बात करें तो ये साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। गुजराती भाषा में अगर लोथल के अर्थ की बात करें तो मुर्दों का टीला इसका मीनिंग होता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं। इसकी जो खोज की गई है वो वर्ष 1952 में की गई। SR राव, इन्होंने ही खास तौर पे इसकी खोज की थी। लोथल 2 भागों में क्या है, विभाजित है। पहला गढ़ और ऊपरी शहर और दूसरा इसका निचला शहर। दूसरी बात करें तो यह मनका उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उस समय यहाँ एक घर से सोने के दाने, ग्रेन, सेलखड़ी के 4 मुहरे, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ और मिट्टी के लेपित जार भी प्राप्त हुए थे। संघ के कार्य वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने भी यहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी देखने को मिले हैं। साथ ही स्थित पुरुष जो सावधान है उसके साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इस कारण से ये चर्चा में था। इसके अलावा अगर अन्य प्राप्त जो अवशेष हैं उनकी बात करें तो धान है, फरस की मुहर है, घोड़ों की लघु जो मृण मूर्तियाँ हैं, नाव के आकार की 2 मुहरें हैं, लकड़ी का जो अन्नागार है, अन्न पीसने की जो चक्की है, हाथी दांत और पिसाई करने के लिए जो टुकड़ा है, दिशा मापक यंत्र है, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन। ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम जो एसोसिएशन है इसने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी गई है। इस कारण से ये चर्चा में है। दिल्ली चिड़ियाघर की जो सदस्यता है ये निलंबित किए जाने का अर्थ है कि वो अब वाजा के द्वारा आयोजित जो सम्मेलन है, जो गतिविधियां हैं, उसमें भाग नहीं ले सकता, सम्मिलित नहीं हो सकता। ये सदस्यता अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण से संबंधित चिंताओं के कारण निलंबित की गई है। और अफ्रीकी हाथी जो संकर है उसको वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में दिया गया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो वाजा है, विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम जो एसोसिएशन है, ये गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों के लिए एक स्टैंडर्ड मानक तय करता है। वर्ष 1935 में स्थापित जो वाजा है इसका जो लक्ष्य है ये दुनिया भर के चिड़ियाघरों, एक्वेरियम और समान विचारधारा वाले जो संगठन हैं उनको पशु देखभाल एवं कल्याण, पर्यावरण शिक्षा और वैश्विक संरक्षण में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह दुनिया भर में जानवरों और उनके जो विभिन्न हैबिटेट हैं उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए खास तौर पे समर्पित जो क्षेत्रीय संघ है, जो राष्ट्रीय महासंघ है, चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है, उनके वैश्विक गठबंधन के रूप में भी कार्य करता है। वर्तमान में दुनिया भर में देखें तो लगभग 400 अग्रणी
अग्रणी संस्थान और संगठन इसके सदस्य हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह चिड़ियाघरों, एक्वेरियम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघों के साथ साथ प्रमुख जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं, अकादमी है और विश्वविद्यालय के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम करता है। ये सदस्य संस्थानों में उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करते हुए देखभाल में, प्रजातियों के संरक्षण, प्रबंधन और जानवरों के पालन पोषण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया इस वीक में जो भी भूगोल पर्यावरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होंगी उन पर चर्चा करने के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।